अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हनी सिंह का। सवाल पूछा गया हनी सिंह से कि भाई तेलंगाना और ऐसी कुछ स्टेट है जिन्होंने एडवाइजरी जारी करी है। एडवाइजरी ये है कि सिंगर्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा अल्कोहल और वॉयलेंस वगैरह का इस्तेमाल ना करें अपनी वीडियो में। उससे क्या है, सोसाइटी को हार्म होता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। तो हनी सिंह ने उस पर बड़ा बेबाक होकर और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई करा कि भाई क्या सरकार ने लिकर स्टोर बंद कर दिए, क्या उन्होंने टोबैको स्टोर बंद कर दिए? नहीं करे ऑफ कोर्स। और ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि सरकार को बहुत मोटा रेवेन्यू आता है इन सारी चीज़ों से, टैक्स बहुत अच्छा खासा मिलता है। ये टोबैको, अल्कोहल और फैंटेसी एप्लीकेशंस और अब तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह बहुत कुछ आ गया है, तो इनसे बहुत मोटा रेवेन्यू आता है, तो वो कुछ भी बैन नहीं करने वाले। और सच बात है। पर पता बात क्या है, आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी से लेके छोटे से छोटा इन्फ्लुएंसर, उसमें से 70-80% लोग ऐसे हैं जो बेटिंग एप्लीकेशन से लेके फैंटेसी एप्लीकेशन से लेके पान मसाला से लेके हर वो चीज प्रमोट कर रहे हैं जो सोसाइटी को हार्म कर रहा है। और उनका जस्टिफिकेशन सिर्फ एक होता है कि अगर गवर्नमेंट बैन नहीं कर रही है तो भाई हमारी क्या गलती। जबकि इस वीडियो में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि भाई अगर भगवान में मानते हो ना, तो फिर चाहे कितना ही बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई क्रिकेटर तुम है, ठीक है, स्किल्स हैं, बढ़िया है, लेकिन भगवान के आगे तो सब एक ही इंसान है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में ये प्रूव कर दूंगा कि गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती और गवर्नमेंट इसका कसूरवार गवर्नमेंट नहीं है। अगर इसका कसूरवार कोई है तो वो है जो इसकी लत को दुनिया को लगा रहा है, प्रमोट कर रहा है। इसी के बारे में वीडियो है और यही समझाऊंगा। और साथ में एक गवर्नमेंट के लिए भी एक ओपन लेटर है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो लास्ट में रहेगी। ध्यान से सुनते जाना क्योंकि वीडियो के एंड तक आप स्मार्ट हो गए जाओगे, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। अब बात यह है कि जब कभी राजा महाराजाओं का टाइम होता था ना, तो पावरफुल लोग कौन होते थे? या तो राजा होता था, या मंत्री होते थे, या फिर सेनापति वगैरह होते थे, है ना। तो उस टाइम पे ये राजा महाराजा जो है वो बेसिक रिसोर्सेज को कंट्रोल में रखते थे, जैसे कि फूड, खाना, फसलें वगैरह हो गई, पानी, कपड़े वपड़े, सोना वोना छोटा मोटा, बस ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे दुनिया में, इनको वो कंट्रोल करते थे तो प्रजा उनके कंट्रोल में रहती थी। और राजा महाराजाओं के पास कुछ था नहीं करने को, ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनके सारे कंट्रोल में थे। खाना अनलिमिटेड है, नहाओ, सब वाटर जो भी है सब उनका ही है। तो वो क्या करते थे, वो करते थे बाकी के राजाओं से लड़ाई कि किंगडम जीतना है। और विमेन एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो गया था विमेन को लेके, आप समझदार हो बाकी। तो भाई ये मोटिवेशन था और दुनिया भर की लड़ाई, दुनिया भर की मारकाट, सिर्फ इसी के भाई लैंड जीतना है, किंगडम जीतना है। हालांकि 100-200 साल बाद सिर्फ फिर वही रिवर्स हो जाता था। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आया, हालांकि मैं जो बता रहा हूँ ये काफी ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये करना जरूरी है क्योंकि मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उनको समझ में आनी चाहिए। मेरा पर्पस ये है कि समझ में आनी चाहिए। तो वहां पे कुछ लोगों ने क्या करा कि पैसे कमाने के लिए, जो लोग सिंपल प्रजा में थे, उन्होंने क्या करा कि यार ये प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड है, खाना है वो बहुत लिमिटेड है कि गेहूं, चावल, दाल यही सब होता है। उसके अलावा जो कपड़े हैं वो लिमिटेड हैं, सेम तरह के कपड़े हैं, पानी है और कुछ है नहीं बेवरेजेस में। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार हम ना प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब कि कपड़े जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ बनाते हैं, ताकि राजा महाराजा, सेनापति, हर किसी के कपड़े अलग होने चाहिए, ताकि हम थोड़े से सोना या पैसा कमा सकें। और चाय, कॉफी, इनका विकास हुआ, सिगार, सिगरेट, अल्कोहल, मतलब विस्की वगैरह डिफरेंट टाइप की। तो इसमें क्या हुआ कि जो महंगी चीजें, प्रोडक्ट होते थे वो राजा महाराजा यूज करते थे, और गरीब जो थे वो पानी वानी बेसिक उन्हें चीजें मिलने लग गई, क्योंकि राजा महाराजा जो है वो तो लजीज खाना खा रहे हैं, गरीब को भी सूखी रोटी मिलने लग गई। जब ये टाइम बीता ना, तो काफी लोगों के दिमाग में ये आया, कुछ लिमिटेड लोगों के, जिन्होंने कैपिटलिज्म को जन्म दिया, उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, कि भाई गाड़ी है, बेसिक गाड़ी है, एक फिर और बढ़िया गाड़ी है, एक फिर और कंफर्टेबल गाड़ी है, फिर वहां से लेके फरारी तक की गाड़ियां हैं, ऐसी मोटरसाइकिल है, पीने के लिए जो चाय कॉफ़ी है उससे भी आगे पहुंच सकते हो आप, रूह अफ़ज़ा, और भैया डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी, और भैया अल्कोहल में भी अलग अलग टाइप के, मतलब आप समझ गए ना। आज के टाइम पे तो कैपिटलिज्म का पूरा बूस्ट हो चुका है, तो आप समझ रहे हो कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत तगड़े बढ़ा दें, है ना, प्रोडक्शन कर दें, तो उनकी एक हायरार्की बन जाएगी। सबसे महंगे प्रोडक्ट्स, फिर सस्ते, फिर सस्ते, फिर सस्ते, फिर सस्ते। और जब ये बन जाएंगे ना, तो अमीर जो है वो मेहनत करेगा, यानी रिच और पावरफुल जो है वो मेहनत करेगा टॉप लेवल के प्रोडक्ट्स को अचीव करने में। और इससे क्या होगा कि जब वो उनकी तरफ भागेगा, तो जो नीचे वाले हैं ना, गरीब, उनको भी बेचारों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मतलब नीचे का पानी, चाय, कॉफी उन्हें मिल जाएगी, ऊपर वालों को महंगी विस्की, महंगी सिगार, सिगरेट वगैरह मिल जाएगी। गरीब जो है वो भूखा नहीं मरेगा, और उस पर थोड़े अत्याचार भी कम होंगे। और एट द सेम टाइम ये जो किंग वगैरह हैं ये गवर्नमेंट में चेंज हो गए थे, तो गवर्नमेंट जो है वो लैंड को बढ़ाने की बजाय अपने देश में ही पावरफुल लोग जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स की महंगी चीजों की तरफ भागना शुरू कर देंगे। जैसे आज वही तो होता है ना, अमीर जो है वो फरारी में बैठ रहा है, हालांकि उसका काम क्या है, A to B तो जाना है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो फरारी से जाओ या फिर अपनी छोटी गाड़ी से जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अमीर जो है वो फरारी खरीदने के पीछे भागेगा। तो ये सारी चीजें उन्हें पता चल गई, और इससे क्या होगा कि जब गवर्नमेंट वगैरह बन गई थी, राजा महाराजा चले गए,
तो भाई गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगी चीज़ों का तो उनके देश में गरीबी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया, उनके देश में गरीबी कम होगी, नीचे से नीचे लेवल का भी जो आदमी है उसको भी कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, वो भूखा नहीं मरेगा, उसका भी सिस्टम चल जाएगा। यही है आज का कैपिटलिज्म। अब ये जब कैपिटलिज्म आगे बढ़ा तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ इसका मिक्स हुआ, वो तो होना ही था भाई। प्रोडक्शन अगर आप करोगे चीजों का तो इंडस्ट्रीज तो बनानी पड़ेंगी ना, वो हायरार्की सेट करनी पड़ेगी आपको प्रोडक्ट्स की। तो 1750 और 1800 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था तगड़े तरीके से। उस टाइम पे नए नए रेलवे लाइन बिछ रही थी, फैक्ट्रीज बन रही थी, उसमें मैकेनिक की जरूरत पड़ रही थी, बड़ी बड़ी मशीनें बिल्ड हो रही थी। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, क्योंकि यही मशीनें तो प्रोडक्ट बनाएंगे ना बाद में जाके। तो उस टाइम पे मैकेनिक्स की जरूरत थी, रेलवे इंजीनियर्स की जरूरत थी, इस टाइप के लोगों की जरूरत थी। आज के टाइम पे वही जरूरत जो है वो आगे बढ़ के आज एआई और चैट जीपीटी वगैरह की हो गई है। टाइम चेंज होते 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 यहाँ तक पहुंच चुका है। जब ये इंडस्ट्रीज आई तो इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों में स्किल्स भी होनी चाहिए। भाई मैकेनिक है तो मैकेनिक बनाना भी तो चाहिए किसी को। तो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का जो शेप था वो भी चेंज होने लग गया। पहले सिर्फ साइंटिस्ट वगैरह होते थे या कुछ बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट थे, अब धीरे धीरे बढ़ने लग गए कि भाई आपको मैकेनिक्स आना चाहिए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, इस टाइप की चीजें बढ़ने लग गई। आज के टाइम पे वही एआई है, एआई, चैट जीपीटी, ये सारी चीजें चल रही हैं। आज के टाइम पे एआई डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स के एक्सपर्ट्स चाहिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर मिराई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स इन। आज के टाइम में कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, पर रियल प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है। मिराई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप खुद एआई टूल्स बनाते हो, वो भी डे वन से। इसके साथ में आपको यहाँ पे फ्री मैकबुक और साथ में टॉप मेंटर्स फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं। और थर्ड ईयर आने तक आप पेड इंटर्नशिप कर रहे होते हो, वो भी रियल कंपनीज के साथ। मिराई के पीछे हैं अर्पित शारदा, एक्स जेपी मॉर्गन, और साथ में कोडिंग ब्लॉक्स के को फाउंडर्स कार्तिक माथुर और वरुण कोहली, जिन्होंने अब तक 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो मिराई सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, एक लॉन्च पैड है जहां पे आप अपना करियर बिल्ड करते हो। और यहाँ एंट्री मिलती है सिर्फ टॉप 20% स्टूडेंट्स को मिराई के अपने एग्जाम के थ्रू। और एग्जाम भी ऑनलाइन है, आप जहां मर्जी चाहो वहां से आप एग्जाम दे सकते हो। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 जुलाई और 5 जुलाई को ये एग्जाम होगा। तो टाइम ना वेस्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो, अप्लाई करो और एक ब्यूटीफुल करियर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो। तो अब तक आप ये समझ गए कि भाई एक तरफ तो प्रोडक्शन बढ़ाया गया, प्रोडक्ट्स नए नए इंट्रोड्यूस करे गए ताकि एक हायरार्की बन जाए, और उससे अमीर जो है वो ऊपर वाले प्रोडक्ट्स ले लेगा तो गरीब को भी नीचे वाले मिल जाएंगे। और यही आप देखते हो डेवलप्ड कंट्रीज़ वगैरह में एक बेसिक जो जिन्होंने गरीबी को काफ़ी हद तक मिटा दिया है, और ये कैपिटलिज्म के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। वरना राजा महाराजाओं के टाइम पे तो चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप बांग्लादेश में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, हर जगह मारकाट और गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। जो कमज़ोर है वो बेकार ही है। लेकिन आज उसके पास भी वोट है, उसके पास भी वोट, तो खैर डेमोक्रेसी जुड़ गई जब कैपिटलिज्म के साथ तब आया, पर उसके पास भी कुछ है, वो भी मेहनत करके कमा सकता है। नहीं भी कमाएगा तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर उसको एक मिनिमम वेज तो नहीं बोलना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट भी मिलता है कई कंट्रीज में कि भाई चल अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो भी इसको कुछ रुपए दो, इसको खाने वाने का दो। इंडिया में भी तो अनाज फ्री मिलता है ना, राशन कोटा, ये राशन मिलता है, फ्री में मिल जाता था, पीएम मोदी ने चलाया था। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि कैपिटलिज्म ने दुनिया को पॉवर्टी से बाहर निकाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैं कैपिटलिज्म का फैन नहीं हूं, लेकिन ये सच बात है। पर इनको ये नहीं पता था, जिन लोगों ने कैपिटलिज्म को बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, कि ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन की जो साइकिल स्टार्ट करी है ना, ये गरीबी मिटाने के साथ साथ एक ऐसी साइकिल बन जाएगी जिसकी कोई हद ही नहीं है, जो कभी रुक ही नहीं पाएगी। आज के टाइम पे जीडीपी की जो बहस चल रही है हर कंट्री की, देखने सुनने में बढ़िया लगता है कि हमारा कंट्री इतना ग्रो कर रहा है, उतना ग्रो कर रहा है, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि अर्थ पे हम कितना लोड डाल रहे हैं। मतलब आप कपड़े की कंपनीज देख लो, इतनी सारी कपड़े की कंपनीज हैं, क्या इतने कपड़ों की जरूरत है ह्यूमंस को? मतलब कई कंपनीज तो ऐसी हैं जो ऐसे कपड़े बनाती हैं जो 2-2 महीने में खराब होने चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो दोबारा आए, वरना तो उसकी सेल नहीं होगी। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती ऐसा बनाया जाता है कि वो खराब होने चाहिए ताकि जबरदस्ती दोबारा बंदा आए, डिफरेंट फैशन, और इसके चक्कर में जितना रिसोर्सेस आप इस्तेमाल कर रहे हो इस अर्थ का, उसका हिसाब कौन देगा? और जिस दिन क्राइसिस आएंगे फिर क्या करोगे? खैर वो बातें भी छोड़ते हैं। इसके अलावा जो मेजर चीज़ है ना, जो आज हमारी वीडियो का एक सार है, उसको बताता हूँ कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक ऐसी साइकिल शुरू हुई कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती इस प्रोडक्शन कंजम्पशन की साइकिल को ब्रेक करना, या इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। सपोज करो एक इंडस्ट्री है जो 100 खिलौने बनाती है, ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ, 100 खिलौने बनाती है। डिमांड 100 खिलौनों की है, कभी 90 हो जाती है, कभी 120 हो जाती है, और कंपनी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे डिमांड बढ़नी
चाहिए ताकि उनका जो है रेवेन्यू वगैरह बढ़ता रहे। ठीक है भाई, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड जैसा कोई क्राइसिस आते हैं या कोई और क्राइसिस आता है, अब ऐसे टाइम पे जब क्राइसिस आते हैं ना, तो लोग खिलौने थोड़ी खरीदेंगे, अपने पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, जरूरत के टाइम पे खर्च करेंगे। तो वो जो टॉय की फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, उसके 100 खिलौने जो बिक रहे थे वो बिकने बंद हो जाएंगे, वो 20-30 बिकने शुरू होंगे, उससे भी कम हो सकता है क्राइसिस के टाइम पे। अब अगर वो क्राइसिस थोड़ा लंबा चल गया ना, तो वो जो फैक्ट्री है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को, उन्हें वो नौकरी से निकालेगी। निकाल दिया। अब क्राइसिस चाहे खत्म भी हो जाए ना और कस्टमर वापस आए कि भाई 100 खिलौने बनाओ, तो उस फैक्ट्री के पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इनफ स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है। अब उसको 6 महीने लगेंगे उन खिलौनों को दोबारा क्रिएट करने में और दोबारा हायरिंग करने में। हो सकता है कि उससे पहले फैक्ट्री जो है पहले ही बैंकक्रप्ट हो जाए, अगर कोविड के टाइम पे क्राइसिस आए थे या ऐसे टाइम पे कोई क्राइसिस आ गया तो। अगर वो बैंकक्रप्ट नहीं भी हुई तो उसको टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में, और उस टाइम तक हो सकता है कि कस्टमर 2-4 महीने वेट करे, फिर बोले चल छोड़ना यार, क्या खिलौने पिलौने लेने, छोड़ो, फिर उसकी डिमांड फिर से खत्म हो जाए। तो एक छोटा सा भी डिस्टर्बेंस जो है ना, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्शन और कंजम्पशन की साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। और जब किसी एक बिजनेस की साइकिल डिस्टर्ब होती है ना, तो सारे बिजनेस की साइकिल डिस्टर्ब होती है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर अमेरिका में कुछ हो गया ना, तो उसकी वजह से इंडिया पे भी फर्क पड़ता है। हर कंट्री पे, हर कंट्री का फर्क पड़ता है। सिंपल सा सिस्टम समझाता हूँ। मान लो कि भाई अमेरिका जो है वो किसी के साथ वॉर में चला जाए या अमेरिका पे क्राइसिस आ जाए, जैसे इन्फोसिस वगैरह कंपनीज हैं, वो जो है वो अमेरिका से बहुत सारे ऑर्डर्स उठाते हैं कि भाई हम ये तुम्हारा काम करके देंगे, ऐसे करके देंगे। यहाँ इंडिया में बैठे हुए लोग इन्फोसिस में काम करते हैं जो यूएसए के, जो जिनका क्लाइंट यूएसए की कंपनीज है। अगर वहाँ कुछ होता है तो सीधे इम्पैक्ट यहाँ तक आता है। मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसका बहुत ही इशू ऐसा है कि वो मतलब एक छोटा सा भी डिस्टर्बेंस जो है ना, वो पूरी जीडीपी और ये जो पूरा प्रोडक्शन और कंजम्पशन की साइकिल है इसको डिस्टर्ब कर देगा। और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो इससे होता है वो होता है गरीब पे, मिडिल क्लास पे। क्योंकि अमीर पे तो इतना पैसा होता है कि वो झेल जाता है। इंडिया पे क्राइसिस आए तो इंग्लैंड भाग जाएगा, इंडिया पे क्राइसिस आए तो आयरलैंड भाग जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। अमीर पे तो इतना पैसा होता ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम झेलेगा वो गरीब और मिडिल क्लास झेलेगा। अब यहीं से इस बात का रिप्लाई आता है कि गवर्नमेंट ऐसे ही उठ के अल्कोहल को बैन नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसे ही उठ के बैन करने की कोशिश करी तो जो इंडस्ट्री है वो डामाडोल हो जाएगी। अब सिर्फ अल्कोहल थोड़ी ना है उसके पीछे, उस अल्कोहल को लाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बहुत सारे हैं, उस अल्कोहल को बेचने वाले लोग बहुत सारे हैं, उस अल्कोहल की दुकान के बगल में खुली हुई टपरी जो चकना बेचती है या फिर पानी बेचती है वो बहुत सारी हैं। और वो जो ट्रक आ रहे हैं जो अल्कोहल भरवा रहे हैं वो किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है, ये सारी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड होती हैं। इतना बड़ा जीडीपी का बिजनेस अगर उसको बंद गवर्नमेंट करना चाहेगी ना, तो उससे इकोनॉमी पे काफी मेजर फर्क पड़ेगा। ऐसे ही टोबैको है, ऐसे ही बाकी की जितनी भी चीजें हैं उनको गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती। और इसका एक और रीजन है, चलो मान लो बैन कर दिया और झेल लिया भाई, चलो जो भी होगा जीडीपी को वो भी झेला जाएगा। एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है कि अल्कोहल बैन करने के बाद अल्कोहल बिकनी बंद हो जाएगी? उसका ब्लैक मार्केट शुरू होगा, और ब्लैक मार्केट शुरू होगा तो वो लोग उस मार्केट में आएंगे जो लोग वायलेंस करते हैं, क्राइम बढ़ेगा, गैंगस्टर्स बढ़ेंगे, और लोग जो है वो पिएंगे दारू, छुप छुप के पिएंगे, लेकिन वो जबरदस्ती मोटे पैसे खर्च करेंगे। गवर्नमेंट के पास 1 रुपया नहीं आएगा टैक्स का। ब्लैक में लोग अल्कोहल खरीदेंगे, पिएंगे, और उसका नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी उन लोगों की भी कम होगी जो ब्लैक में ले लेके टाइम वेस्ट कर करके अपना जो है वो अल्कोहल पी रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना जो वर्किंग आवर्स है उनसे सेक्रीफाइस करना शुरू कर देंगे चीज़ों को। कहने का मतलब ओवरऑल अ वेरी ह्यूज केओस, अ डिफीट टू कंट्रीज इकोनॉमी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब कि एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, पीने वालों को रोक गवर्नमेंट पाएगी नहीं। तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट बैन नहीं कर रही, गवर्नमेंट टोबैको बैन नहीं करती, अल्कोहल बैन नहीं करती, फैंटेसी एप्लीकेशंस को बैन नहीं करती, तो भैया हम क्या है, हम क्या करें? भाई गवर्नमेंट नहीं बैन कर सकती। गवर्नमेंट एक बॉडी है, पॉलिटिशियंस मत देखो, गवर्नमेंट एक प्योर बॉडी है जो ये डिसीजन नहीं ले सकती, उसका डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। अगर सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, लोग जितने भी हैं जिनकी बातें लोग सुनते हैं, वो ये काम करें कि धीरे धीरे अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन वो अच्छे से काम करें कि भाई नशा छुड़वाओ, ये सारी चीज़ें करें, और इसकी गिनती को धीरे धीरे कम करें, तो जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे थे, टोबैको कंजम्पशन कर रहे थे, वो लोग उससे हटके किसी और चीज़ में कंजम्पशन करना शुरू करेंगे। ये तो ह्यूमन मेंटालिटी है। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी इंसान ने अगर एक चीज़ छोड़ दी तो वो दूसरी चीज़ नहीं पकड़ेगा। इंसान वो फिर टूरिस्ट बन सकता है, टूरिज्म करने लग जाएगा, एक्सप्लोर करने लग जाएगा, मे बी वो अच्छा अच्छा फूड खाने लग जाए, तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाएगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग करो इस चीज़ को, जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जिन लोगों में पावर है, जिन लोगों की लोग बात सुनते हैं, आप लोग अगर लोगों को चेंज करोगे तो
तो गवर्नमेंट को बिना किसी प्रॉब्लम के, जीडीपी के, बिना किसी खास डिस्टर्बेंस के चीज़ें अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएंगी, कंजम्पशन के मॉडल्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इतने सुनने के बाद मुझे लगता है कि सबको ये बात क्लैरिटी आ गई होगी, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज से लेके छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स तक, कि भाई अगर आप गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हो सोसाइटी में तो आप गलत कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। इसको ये मत समझना कि आप सही कर रहे हो। एट द सेम टाइम एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन नहीं करता, मैं करता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे को कोई एडिक्शन वगैरह नहीं है, किया तो कल दोस्तों के साथ पार्टी में थोड़ा बहुत कर लिया, वरना तो कोई 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने पता ही नहीं चलता। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जिन लोगों को एडिक्शन बहुत ईजिली खींच लेता है, वहाँ दिक्कत शुरू हो जाती है। अब लास्ट में एक चीज़ थी, ये गवर्नमेंट को भी मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी थी, ओपन लेटर था, कि जिस टाइम पे क्राइसिस आते हैं ना तो बड़े बड़े कंजम्पशन बंद हो जाते हैं। मतलब रेस्टोरेंट में लोग खाना छोड़ देते हैं और वो घर पे खाना शुरू कर देते हैं, बाहर वो कपड़े वपड़े नहीं खरीदते, और उससे कंट्री को नुकसान होता है, क्योंकि कंट्री ये चाहती है कि भाई अगर देश में क्राइसिस आए और हजारों की गिनती में लोगों की डेथ भी हो रही है ना एक दिन में, तो भी हमारा इंटरेस्ट ये है कि देश चलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर देश की इकोनॉमी ठुक गई, उसको नुकसान हो गया, जीडीपी और ये प्रोडक्शन और कंजप्शन के मॉडल को नुकसान हो गया, तो मिलियंस ऑफ लोगों की नौकरी जाएगी, मिलियंस ऑफ लोगों को रोटी अनाज तक नहीं मिलेगा। इसलिए हजारों की गिनती में भी अगर लोगों की जान जा रही है ना, तब भी गवर्नमेंट को बड़े इंटरेस्ट की तरफ सोचना है, और वो ये है कि कंट्री रुकना नहीं चाहिए। और इसीलिए जब कभी क्राइसिस होते हैं तो अल्कोहल, टोबैको, इन सारी चीज़ों को बंद नहीं करा जाता, इनको चलाया जाता है, ताकि देश की जो इकोनॉमी है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का मॉडल है, वो चलता रहना चाहिए। देश में कुछ भी हो रहा हो वो चलता रहना चाहिए। तो इसलिए कभी ये मत बोला करो कि भाई क्राइसिस आए हैं तो अल्कोहल तो बंद नहीं हो और आप बाकी सारी चीज़ें बंद करा रहे हो। भाई वो जीडीपी है, क्या करोगे आप, यही मॉडल है, यही चल रहा है, क्या कर सकते हैं हम। दुश्मन नहीं है हमारी गवर्नमेंट। पॉलिटिशियंस को कुछ भी बोलो, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर गवर्नमेंट हमारी दुश्मन नहीं है। ये एक फॉर्मूला है, ऐसे ही चलता है। बड़े इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे ये क्राइसिस के टाइम पे ये जो अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीज़ें होती है ना, इनको बोलते हैं हाइपर कंजम्पशन मॉडल्स, या फिर ये मेरा वर्ड हो सकता है। ये रुकते नहीं है, लोगों का मन करता ही करता है और वो कंजम्पशन होता ही होता है। लोग उसको पाने के लिए फिर पैसे खर्च करते हैं और फिर कमाने के लिए पैसा इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं। तो क्राइसिस आएंगे भी ना तो वो डरेंगे नहीं, वो काम करते रहेंगे, ठीक है। पर ये आज के टाइम पे हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा हो रहा है। इतने ज़्यादा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वही लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज में मेहनत कर रहे हैं, सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं या कहीं पर जाके जॉब कर रहे हैं, भाई वो अनप्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। वो अगर हमारे देश जो है वो अल्कोहल के नशे में पड़ा रहे या ड्रग्स व्रग्स करने लग जाए, यूथ जो है वो अच्छी खासी पॉपुलेशन उसकी, तो भाई नौकरी कौन करेगा? इस देश को ऊपर ले जाने में काम कौन करेगा? एक लिमिट तक ही ये सारी चीज़ें ठीक है, इनका कंजम्पशन और इनका प्रमोशन वगैरह, लेकिन उसके बाद में ये देश को हार्म करने लग जाते हैं, और खास करके लॉन्ग रन में, या फिर इनकी क्वांटिटी जब ज़्यादा होने लग जाए। आज के टाइम पे भाई क्या हो रहा है, मतलब फैंटेसी एप्लीकेशंस, बैटिंग एप्लीकेशंस में मतलब अंधे ही लेवल पे लोग पैसे गंवा रहे हैं, और वो डिप्रेशन और मेंटल ट्रॉमा में गुजरते हैं, और उनकी लाइफ में क्या होता है भगवान ही जाने। उसके साथ में अल्कोहल के ऐड तो नहीं चलते चलो, पर वो दूसरे तरीके से ऐड करते हैं। ऐसे ही टोबैको वगैरह, पान मसाला का ऐड हो जाएगा, और उसके बाद में कर तो वो ऐड कहीं ना कहीं टोबैको कर रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं। आईपीएल वगैरह में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था भाई, एक ऐड आएगा पान मसाला का, एक ऐड आएगा फैंटेसी एप्लीकेशन का, तीसरा भी कुछ ऐसा ही। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जो हार्म करेगा, और ये पास्ट में हो चुका है। चाइना इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है। चाइना आज की डेट में उन्हीं चीज़ों को बैन करता है जो ज़रूरी हैं, जो इकॉनमी को सही चलाती भी रहे और नुकसान भी नहीं होना चाहिए। चाइना अपने जो टिकटॉक है उसका 40 मिनट से ज़्यादा किड्स को यूज़ नहीं करने देता, बच्चों को। फ्राइडे, सैटरडे, संडे के अलावा बच्चों को गेमिंग अलाउड नहीं है। स्कूल डेज पे, स्कूल नाइट्स पे अलाउड नहीं है गेमिंग करना। अल्कोहल, टोबैको यूज़ करने देता है, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ आपको, उनको बैन करने से नुकसान हो जाएगा क्राइसिस के टाइम पे। वो हाइपर कंजम्पशन के मॉडल्स हैं, उनको वो बैन नहीं करता, लेकिन एक बात का क्लियर कट ध्यान रखता है कि वो, जैसे अपने इंडिया में तो कोई भी उठा के पी लेता है, कोई भी कहीं से खरीद लेता है, वो बच्चों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना हो रहा है, जितना झेल सकता है कंट्री, जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना। और चाइना ने ये अच्छा खासा झेला है, चाइना ने ये बहुत अच्छा खासा झेला है। चाइना ने ओपीएम वॉर लड़े हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया पे तो रूल करते थे, ठीक है, इंडिया को लूटते थे। चाइना के साथ तो उन्होंने ऐसे मतलब ट्रेड करा था जिसमें वो चाइना से सामान लेते थे, देने को कुछ था नहीं, तो पता क्या करते थे, ओपीएम बेचते थे उनको। मतलब एक तरीके का ड्रग्स मान लो आप, नशा करवाते थे चाइनीज सिटीजन्स को। एक टाइम पे ऐसा हिसाब था चाइना का कि 30% के आसपास की पॉपुलेशन ऐसी थी जो ड्रग्स में रहती थी, ओपीएम के, और मतलब उनके मिलिट्री तक ओपीएम के नशे में रहती थी जब ब्रिटिशर्स का टाइम था उस टाइम पे। तो आप इमेजिन करके देखो कि हर तीसरे बंदा जो है वो नशे में पड़ा हुआ है, तो उस जगह का हाल क्या होगा चाइना का। तभी तो वर्ल्ड वॉर 2 में हर किसी ने उसको एक्सप्लॉइट करा, ह्यूमिलिएट करा, बेइज्जती करी, टू बी ट्रू।
और उसी का बदला आज चाइना ले रहा है। खैर इसकी अगर आप चाहोगे तो मैं चाइना का जो रिवेंज है ना वेस्ट कंट्रीज़ के साथ, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है जो किसी को पता नहीं है, जो मतलब पता तो है पर बहुत लोगों ने सुनी नहीं होती, ये आती नहीं है मेन स्ट्रीम में। चाइना की अपनी स्टोरी है रिवेंज की, वो अगर आप चाहोगे तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है। खैर चाइना ने इस लेसन को लर्न किया और वो उतना ही चीज़ों को अलाउ करता है जितना उसकी इकॉनमी को हार्म ना करे और उसको सपोर्ट करे। उल्टा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो, बच्चे छोड़ो, हर कोई जो है 5-5, 6-6 घंटे रीले देख रहा है, गेमिंग कर रहा है और अंधी रीले देखे जा रहा है और वो टाइम वेस्ट करे जा रहा है, पता नहीं कौन सी बॉलीवुड मूवीज देख रहा है, 24 घंटे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, पता नहीं OTT पे प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस देखे जा रहा है। बैटिंग तो बैन है ना इंडिया में, फैंटेसी चलती है, तो बैटिंग एप्लीकेशंस बैन हो कहाँ रही है, फिर भी लोग बैटिंग कर रहे हैं। दुनिया भर के बुकीज पड़े हुए हैं। हम अल्कोहल टोबैको के कंजम्पशन को भी इतना लिमिट नहीं कर पा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग दबा के होती है। यही तो रीजन है ना यूथ का कहीं ना कहीं कि यूथ स्किल्ड नहीं है। मैं अपना एक लास्ट एग्जांपल देके बताता हूँ। जब मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए किसी स्किल्ड बंदे की ज़रूरत थी, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, भाई साहब 2 महीने लग गए मुझे उस बंदे को हायर करने में। कहते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, भाई मेरे को 2 महीने लग गए एक सही बंदे को हायर करने में। तो ये ब्रिज कैसा है कि लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है और फिर कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड है। भाई स्किल्स नहीं होंगे तो अनएम्प्लॉयड ही रहोगे ना। स्किल्स क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 5-5 घंटे रील देख रहे हैं हम तो बिग बॉस में टाइम बिताते हैं और बिग बॉस हमारे यहाँ फेवरेट शो है। इसको लिमिट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। इतना ज़्यादा हाइपर कंजम्पशन बढ़ाना इन तरीकों से ये सही नहीं है। कंजम्पशन का जो माध्यम है उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। होपफुली वीडियो आपको समझ में आई होगी। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना मत भूलना, मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अप्लाई करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही।